अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन रिलेटिवली बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो इसमें से कभी कभार एमसीक्यू आया हुआ है और एमसीक्यू भी आ जाया करता है। सो हम शुरू करते हैं। इसमें से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं करने वाली, बस रेडिएशन आप कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन कर लें, इसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स और इसके जो प्रोटेक्शन वगैरह, ये आपको वैसे खुद पता भी होगा जर्नली, बट मैं जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज़ करा देता हूँ, एक दफ़ा ओवरव्यू हो जाए आपका चैप्टर का। सवाल आता है कि रेडिएशन को डिफ़ाइन करें या आयनाइजिंग रेडिएशन को डिफ़ाइन करें। सो रेडिएशन चैप्टर नंबर 17 है एक्सेल से। रेडिएशन इज़ द एमिशन ऑफ एनर्जी इन अ रेडिएंट वे दैट आयोनाइजेज द सब्सटेंस। सो एनर्जी, emission of energy that ionizes the substance। अगर वो पूछे आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, those radiation which have the ability to penetrate tissue and deposit their energy within them। वो रेडिएशंस जो कि पेनिट्रेट कर जाती हैं टिश्यू को और अपनी एनर्जी उसके अंदर डिपॉजिट कर लेती हैं, इनको हम आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। सब्जेक्ट ऑफ रेडिएशन इंक्लूड एमिशन, ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन एंड इट अफेक्ट्स। सोर्सेज कहाँ से आते हैं हमारे पास? एक तो नेचुरल रेडिएशंस होती हैं और एक मैन मेड होती हैं। नेचुरल के अंदर हमारे पास जो होती हैं वो दैट आर 0.1 रैड पर ईयर उसकी क्वांटिटीज होती है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? कॉस्मिक रेज आ रही हैं हमारे पास से, स्पेस वगैरह से। दूसरा इन्वायरमेंटल रेज आ रही हैं। टेरेस्ट्रियल हमारी जो टेरेन है, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम इसके अंदर मौजूद होता है। और जो इंसान है वो 50 मिली रैड के करीब जो है ना वो एनर्जी जो है टेरेस्ट्रियल ट्रेन से हासिल कर रहा होता है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक आपके पास जो गैसेस हैं दे आर आल्सो रेडियोएक्टिव, रेडॉन, थोरॉन मौजूद होती हैं। ये हमारी इन्वायरमेंटल होगी। इसके साथ हमारे पास इंटरनल होता है, बॉडीज वगैरह के अंदर भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम और कार्बन 14 का आइसोटोप मौजूद होता है। तो ये हमारे पास जो है नेचुरल रेडिएशंस है, कॉस्मिक, इन्वायरमेंटल और इंटरनल। मैन मेड के अंदर हमारे पास, अब आपको पता है कि हम मेडिकल और डेंटल रेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्सरेज, गैमा रेज, रेडियो आइसोटोप्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह रेडियो एक्टिव फॉल आउट भी होता है। थर्ड मिसलिनियस किस्म की भी होती हैं, लाइक टीवी सेट, रेडियो एक्टिव डायल वॉचेस वगैरह, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही होती हैं। बाकी हमारे पास आती हैं टाइप ऑफ रेडिएशंस, ये भी आप देख लीजिएगा। दो टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और एक कॉर्पस्कुलर रेडिएशंस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपको पता है एक्सरेज, गामा रेज वगैरह शामिल होती हैं। जो कॉर्पसल्स हैं, कॉर्पस्कुलर रेडिएशन के अंदर अल्फा और बीटा रेज जो कि पार्टिकल्स हैं, कॉर्पसल्स हैं, वो शामिल हो जाते हैं। रेडिएशंस की यूनिट, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रीड करना है तो आप रीड कर लें। तो इनमें आप ये याद कर लें कि हमारे पास ग्रे, सेवर्ट, रेंटगन, रैड, रैम वगैरह आते हैं। तो ग्रे इज़ द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन दैट वुड इम्पार्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी टू 1 kg ऑफ टिश्यू। बस ये आप याद रखें, क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन के लिए ग्रे होता है। सेवर्ट क्या होता है? ये जो सेवर्ट होता है दैट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ बायोलॉजिकल इंजरी टू अ मैन। ठीक है, सो ये जब भी हम एक्सटेंट ऑफ बायोलॉजिकल इंजरी की बात कर रहे होते हैं तो हम सेवर्ट की बात कर रहे होते हैं। तो जो इसकी इफेक्टिव डोज होती है वो 2 मिली सेवर्ट होती है और एक्सपोजर ऑफ 4.5 सेवर्ट रिजल्ट्स इन 50% ऑफ डेथ एंड 8 सेवर्ट जो है वो 100% डेथ कॉज करती है। तो ये हम हमेशा याद रखिएगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेंटगन। रेंटगन इज़ द यूनिट ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, वो हमारे पास बायोलॉजिकल डैमेज का था, तो ये यूनिट ऑफ एक्सपोजर है। सो इट इज़ अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड इन एयर एट अ गिवन पॉइंट। बाकी हमारे पास रैड आता है। रैड इज़ द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। सो ये हमारे पास ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है, रैड और सेवर्ट वगैरह। रैड इज़ द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। रैड मीन्स 100 अर्ग्स ऑफ रेडियोएक्टिव एनर्जी एब्जॉर्ब पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू और मटेरियल। जब हम टिश्यू वगैरह की बात कर रहे होते हैं, सो वी आर मोस्टली यूजिंग दिस यूनिट। रैम, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्ब डोज एंड द मॉडिफाइंग फैक्टर। तो ये हमारे पास याद, बस आप इतना रख लें कि ये जो ग्रे है ये क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन के लिए होती है। सेवर्ट बायोलॉजिकल इंजरी के लिए हम एक्सटेंट को देखते हैं। रेंटगन यूनिट ऑफ एक्सपोजर है। रैड इज़ यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज और रैम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्ब डोज एंड मॉडिफाइंग फैक्टर्स। मैक्सिमल परमिसिबल डोज MPD। ये अब मैक्सिमल परमिसिबल यानी कितनी मैक्सिमम हम परमिशन है हमें डोज लेने की, यानी वो डोज जिसके आगे हमारे पास जो है ना वो डैमेज शुरू हो जाता है। और ये वो डोज है which in the light of present day knowledge is not expected to cause any detectable body injury to a person at the time of his life। यानी ये वो सेफ किस्म की है ना लिमिट हो गई कि जो कि हमारी बॉडी को इंजरी कॉज नहीं कर रही होती। रेडिएशन वर्कर्स के लिए जो है ना वो 20 मिली
मिलीसीवर्ट पर ईयर, ठीक है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अलाउ होती है, लेकिन साल के अंदर 50 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा अलाउ नहीं है। जनरल पब्लिक के लिए 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर जो है वो हमारे पास लिमिट होती है। कैन से मैंने आप पहले बात की थी ना, बायोलॉजिकल इंजरी की जब हम बात करते हैं तो सीवर्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 20 मिलीसीवर्ट फॉर पर ईयर फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फॉर रेडिएशन वर्क, जनरल पब्लिक के लिए 1 मिलीसीवर्ट। हाफ लाइफ क्या होती है आपको पता ही है कि द पीरियड ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच ओनली हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द आइसोटोप और रेडियो एक्टिविटी रिमेन्स, इसको हम कहते हैं। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, पेनिट्रेट कितना कर सकते हैं जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको पता ही है कि जो हमारे पास गैमा रेस थी उनके पास सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग एबिलिटी थी टिश्यूज़ के अंदर। बाकी आपको मेरे ख्याल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस टिश्यूज़ की हद तक याद रख लें। गैमा रेस की सबसे ज़्यादा होती है 50 सेंटीमीटर, एक्सरेज 15 to 30 सेंटीमीटर, और लीस्ट जो है ना वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की होती है, वो 0.0 मिलीमीटर। हाँ जी, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये सवाल आया हुआ है 3-4 दफ़ा, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमारे पास बेसिकली ना 2 किस्म के इफेक्ट आ रहे होते हैं, एक सोमैटिक इफेक्ट होते हैं और एक जेनेटिक इफेक्ट होते हैं। सोमैटिक जो है हमारे पास इमीडिएट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और डिलेड भी हो सकते हैं। इमीडिएट के अंदर हमारे पास रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, डायरिया हो सकता है। ये वो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वाला हिसाब है रेडिएशन सिकनेस की वजह से। एक हमारे पास होता है एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, उसके अंदर हमारे पास एलोपेशिया हो सकता है, डार्क कंप्लेशन हो सकता है, रिमूवल ऑफ सबक्यूटेनियस फैट हो सकता है, सॉफ्टनिंग ऑफ मसल होता है। मतलब ये ना हमारे पास जो हमारे पास टॉपिकल हमारे पास जो चीज़ें पड़ी उनको अफेक्ट करता है। एलोपेशिया, अब आपको पता है स्किन की बीमारी है, डार्क कम्प्लेक्शन, रिमूवल ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, तो ये ऊपर ऊपर जो हमारे स्ट्रक्चर्स पड़े हैं उनको। अच्छा, डिलेड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? कार्सिनोजेनेसिस हो सकता है, मेलिग्नेंसीज हो सकती है, ल्यूकीमिया हो सकता है, फीटल डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये जितने भी मेलिग्नेंसी और कैंसर्स हैं ये डिलेड इफेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ डोज एंड इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। पहले रेंटगन्स के अंदर देख लेते हैं, फिर हम सेवर्ट के अंदर देख लेंगे। जो डोज ऑफ 25 से 50 रेंटगन्स होती है ना, ये बेसिकली WBCs को अफेक्ट करती है और माइल्ड लैसिट्यूड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो हमारे पास 400 to 500 रेंटगन होती है, ये 50% केसेस के लिए फैटल होती है, और 600 to 700 रेंटगन्स 100% केसेस के लिए जो है ये नुकसानदेह होती है। 6 सेवर्ट जो है ना ये बोन मैरो सिंड्रोम कराती है और WBCs को अफेक्ट करती है, और 13 सेवर्ट जो है ना वो GI सिंड्रोम और डेथ कॉज करती है इन 6 to 7 डेज़, और 50 सेवर्ट की जो डोज है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंड्रोम कॉज करती है और डेथ विद इन 2 डेज़ कॉज करी होती है। जेनेटिक इफेक्ट अब डेफिनेटली आपको अगली जनरेशन के अंदर पास होंगे। इंजरी होती है क्रोमोसोम की वजह से हो रहे होते हैं, एंड दैट लीड्स टू म्यूटेशंस इन देम, फॉर एग्जांपल डिफॉर्म्ड लिम्ब इन चिल्ड्रन। और इसके 2 तरह की आगे क्लासिफिकेशंस आती हैं, एक स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स, रैंडम इफेक्ट्स, और एक आते हैं डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। जो रैंडम इफेक्ट्स होते हैं ये अकर बाय चांस, और जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं डोज डिपेंडेंट होते हैं, जितनी डोज दी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली आ रहे होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा कवर हो जाएगा। अभी यूजेस ऑफ रेडिएशन कहाँ कहाँ होते हैं? मेडिसिन के अंदर हम कर रहे होते हैं, डायग्नोस्टिक के अंदर थे, एक्सरे थे, रेडियोथेरेपीज़ वगैरह। इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपने देखा होगा लेज़र कटिंग टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ गई हैं। एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च पर्पसेस के हम यूज़ करते हैं। डिफेंस पर्पसेस के अंदर आपके पास डिफेंस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह और मिसाइल्स वगैरह जो हैं। सो ये तो बड़ी जनरल सी बात है। इस तरह बहुत सी ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ रिलेटेड हैं। एक्सरे का डिपार्टमेंट हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉलेशन प्लांट्स वगैरह आपने कभी वो चेरनोबिल वगैरह, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना वो वहाँ से एनर्जी भी हासिल की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। इसी तरह इंडस्ट्रीज यूटिलाइजिंग रेडिएशन वगैरह। प्रोटेक्शन कैसे हैं ये भी आपने बहुत अच्छी तरह करना है। अब आप खुद ही जर्नली हिसाब लगा सकते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे पॉसिबल है। एक तो आप जो एक्सपोजर है उसको लिमिट कर दें, और जो वर्कर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ बना दें कि उनके पास पर्सनल मॉनिटरिंग इन फॉर्म ऑफ फिल्म बैच होनी चाहिए, तो जो कि आपको बताएं कि कितनी रेडिएशन एक्सपोजर हो चुका है। उनका प्रोटेक्टिव गियर होना चाहिए, गॉगल शीट्स, लेड शीट्स होनी चाहिए। अगर आपने कभी देखा है तो जो रेडिएशन वर्कर्स होते हैं उन स्पेसिफिकली जहाँ हाई रेडिएशन एरिया होते हैं वो स्पेसिफिकली कुछ कलर्स के, येलो कलर के सूट्स पहनते हैं। इसके बाद आपके पास बायोलॉजिकल जो वर्कर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ब्लड की, यूरिन एनालिसिस होना चाहिए। जो जहाँ पर वो काम हो रहा है वो वेंटिलेशन वहाँ पर एडिकेट होनी चाहिए, ताकि जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट ना हो जाए एरिया। इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 6 मंथ के अंदर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एवेलुएशन होनी चाहिए।
और जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन बाय ICRP WHO वगैरह उसको फॉलो करना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो सिंपली एक्सपोजर को आप मिनिमम रखें, उनको पर्सनल गियर दें जो कि मॉनिटरिंग जिससे हो सकती है उनका, और गॉगल्स वगैरह हो गए, उनकी मॉनिटरिंग करें। 6 महीने के अंदर उनको दोबारा देखें। जो वर्क प्लेस सेफ्टी है उसको आप यकीनी बनाएं, और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करें। अलारा प्रिंसिपल, अलारा मीन्स एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। सो जो हमारे पास ICRP इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, उसके करीब कि जो हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल डोज है उसको कम से कम रखना चाहिए। बस उतना ही रखना चाहिए कि हमें जो हमारे पास अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव हो जाएं, उससे ज़्यादा जो है ना वो हम ना दे रहे हों। इस अप्रोच को कहते हैं कि अलारा है। तो कि ये अब रिसेंट स्टडी कहते हैं कि कोई भी डोज जो हम रेडिएशन की देते हैं ना वो डैमेज आपको कॉज कर रही होती है। सो बेहतर ये है कि आप जो हमारे पास MPD है उसकी भी मिनिमम से मिनिमम डोज दें, मैक्सिमम परमिसिबल डोज, ताकि जो है ना डैमेज हमारा कम से कम हो सके। बाकी बेस रूल एक लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एब्डोमिनल एक्सरेज ऑफ अ फीमेल आर डन विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है चेर्नोबिल 31 एक्सीडेंट से, या जनरल सी बात है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो हो गया। इसमें से बस आपने रेडिएशन की डेफिनेशन अच्छी तरह कर लें। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आपने बस रीड ही करने हैं, आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे। इमीडिएट और डिलेड इफेक्ट्स होते हैं, तो जेनेटिक होते हैं, और यूजेस और ये प्रोटेक्शन देख लीजिएगा। बाकी दुआ में तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।